नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में संलग्न होंगे। तो साथियों, आज हम अनुसंधान के विषय पर चर्चा करेंगे, अर्थात रिसर्च पर चर्चा करेंगे, जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पेपर 1 में एक महत्वपूर्ण भाग है। आज हम जानेंगे कि अनुसंधान अर्थात रिसर्च शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद से अनुसंधान का क्या संबंध है। अनुसंधान और रिसर्च, इसका इन दोनों शब्दों का जो मूल्य उद्देश्य है वो है ज्ञान और सत्य का गहराई से अध्ययन या गहराई तक पहुंचना। इसकी शब्द व्युत्पत्ति की बात करें तो अनुसंधान और रिसर्च ये दोनों ही अपना अपना एक भाषाई इतिहास रखते हैं। आंग्ल भाषा में अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है। यह रिसर्च फ्रांसीसी मध्यकालीन फ्रांसीसी भाषा रिसर्चे से निकला है, जिसका अर्थ है पुनः खोजना। ये दो भागों में विभाजित है। री अर्थात पुनः, सर्चर अर्थात खोजना या ढूंढना, अर्थात बारीकी से या पूरी तरीके से बार बार किसी वस्तु या साक्ष्य की गहनता से उसका अध्ययन करना, उसकी गहराई को ढूंढना व समझना। यदि बात करें आधुनिक काल की, तो समय के साथ जब वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित हुई तो किसी समस्या के समाधान, नए तथ्यों की खोज और पुराने सिद्धांतों की पुनः जांच करने के लिए जो व्यवस्थित प्रक्रिया बनी वह बनी रिसर्च। अब बात करें इसके हिंदी शब्द अनुसंधान की, तो अनुसंधान एक संस्कृत शब्द है जो दो हिस्सों से मिलकर बना है, अनु और संधान। अनु का अर्थ है पीछे और संधान का अर्थ है लक्ष्य, दिशा या खोज। यानी सामान्य रूप से यदि जाने तो किसी लक्ष्य, किसी दिशा या किसी विषय या वस्तु या समस्या की खोज के पीछे पीछे चलना। साथियों, पीछे पीछे चलने से तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी सिद्धांत के पीछे पीछे आप बस उसका पालन करते हुए चलें। यहाँ पीछे पीछे चलने का मतलब है कि उस समस्या, उस सिद्धांत, उस विषय के मूल कारणों की जांच, तथ्यों को एकत्र करना और निष्कर्ष तक पहुंचना अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान केवल रिसर्च का अनुवाद नहीं है, बल्कि अनुसंधान का अपने आप में अर्थ है कि किसी सत्य या उद्देश्य तक पहुंचने की एक अनुशासित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया अनुसंधान है। अब बात करें कि इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। तो साथियों, अनुसंधान, रिसर्च और शोध ये तीनों एक ही अर्थ को प्रतिपादित करते हैं, जिनका अर्थ है पुनः खोज। सत्य का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अन्वेषण शोध के माध्यम से होता है। यदि बात करें कि इस शोध या रिसर्च या अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये नए सिद्धांतों का निर्माण अर्थात नवाचार, सिद्धांतों का परीक्षण और उपलब्ध ज्ञान का विस्तार करने के लिए शोध का उपयोग किया जाता है। शोध समस्याओं के तार्किक समाधान, नवाचार, नीतिगत निर्णयों का समर्थन और दीर्घकालिक योजनाओं के आधार प्रदान करता है। अर्थात शोध के द्वारा नए विचार, तकनीकें उत्पन्न होती हैं, समस्याओं का सटीक निवारण हो सकता है और पूर्व जो नीतियां हैं उनका समर्थन शोध के द्वारा होता है। समर्थन अर्थात वह आवश्यक है समकालीन स्थिति में या नहीं, या उनकी क्या आवश्यकता है या उनमें क्या परिशीलन किया जा सकता है, यह शोध के माध्यम से निश्चित किया जाता है। और नई नीतियों की योजनाओं का जो निर्णय है कि नई नीतियां किस आधार पर बनेंगी, किस समस्या के निवारण के लिए बनेंगी और उसके निष्कर्ष क्या होंगे, इसका भी जो कार्य है वह शोध के अंतर्गत किया जाता है। अब साथियों, बात करें अनुसंधान अर्थात शोध के मुख्य प्रकार की, तो शोध का जो प्रकार है वह लक्ष्य और पद्धति के आधार पर वर्गीकृत है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार में वर्गीकृत है। पहला है मौलिक, अर्थात किसी भी सिद्धांत का मूल रूप
अर्थात कोई नवीन सिद्धांत और उसके नियमों का निर्माण मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत होता है। यह ज्ञानजन्य होता है, अर्थात पूर्व में जो सिद्धांत हैं आप उनसे भली भांति ज्ञात हैं, लेकिन ये जो नए सिद्धांत हैं ये आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे ज्ञानजन्य कहा गया। इसके बाद बात करें व्यवहारिक अर्थात अप्लाइड रिसर्च की, तो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में किसी भी विशिष्ट प्रकार की समस्या के समाधान के लिए इस अनुसंधान का उपयोग किया जाता है, जैसे कि उद्योग, चिकित्सा या सीधा सीधा शिक्षा में। चिकित्सा की यदि बात करें तो कोरोना का जो टाइम था, कोरोना एक बहुत बड़ी एक महामारी उत्पन्न हुई, एकदम से उत्पन्न हुई। उस समस्या के समाधान के लिए जो कोरोना वैक्सीन बनी वो व्यवहारिक अर्थात अप्लाइड रिसर्च का ही एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। इसके बाद बात की जाए वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। किसी भी घटना या परिघटना को उसके यथावत रूप में लिखना या शोधकर्ता उसमें अपने स्वचिंतन का उपयोग करके उसे एक व्यवस्थित पैटर्न में उसका दस्तावेजीकरण कर सकता है शोध के अंतर्गत। पूर्व में लिखित जो भी आत्मकथाएं हैं या चरित्र वर्णन है उन सबको हम इसके डेटा के रूप में ले सकते हैं, वो भी एक वर्णनात्मक शोध ही थे। अब बात करें विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल अनुसंधान। उपलब्ध डाटा का गहन विश्लेषण अर्थात आपको जो भी डाटा प्राप्त है, अगर हम वर्णनात्मक में जो शोध किए गए उन्हीं शोधों को यहाँ पर अगर स्वीकार करें एक उदाहरण के रूप में, तो जो पुरानी आत्मकथाएं लिखी गई थी या कोई केस स्टडी थी, तो उस केस स्टडी को एक पैटर्न में कोड डिकोडिंग के द्वारा उसको एक कैटेगरीज में डिवाइड करके उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा। या तो मात्रात्मक अनुसंधान की यदि बात करें तो जो जनगणना होती है आप लोगों से, उसमें बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं कि आप किस भाषा को बोलते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपका रोजगार का संसाधन क्या है। तो इन भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के पीछे का कारण यही है कि सरकार आपके उस डेटा को समझकर उसको एनालाइज कर नई नीतियों का निर्माण करती है और पुरानी नीतियों का विश्लेषण करती है। साथियों, यदि आप इसके मुख्य इन 4 प्रकारों के विषय में यदि और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आगे की वीडियोस में हम इसके विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। इन 4 मुख्य प्रकारों से भिन्न कुछ महत्वपूर्ण शोध श्रेणियां भी हैं जो कि विशिष्ट परिस्थितियों या प्रश्नों के लिए अनुकूल होती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध जो है वह अतीत के घटनाक्रमों का पुनर्निर्माण, उसकी व्याख्या और शोध आधारित विश्लेषण के लिए किया जाता है। प्रायोगिक शोध अर्थात नियंत्रित परिस्थितियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उन्हें बदलकर उसके कारण और प्रभाव के बीच में क्या संबंध है इसका परीक्षण करना प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। निदानात्मक दोस्तों, ये जो निदानात्मक शोध है यह मेडिकल की फील्ड में ज्यादा उपयोग किया जाता है कि किसी भी समस्या की जड़, उसके कारणों की पहचान के लिए, विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए और उसके मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण की। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही साथियों आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्षवाद का केंद्रीय विश्वास यह है कि ज्ञान केवल उसी रूप में सत्य है जिसे इंद्रियां और वैज्ञानिक विधियों द्वारा परखाया जांचा जा सके। अर्थात ये उसी ज्ञान को प्रामाणिक मानेंगे जो आपके इंद्रियों द्वारा अनुभवजन्य हो, साथ ही साथ वैज्ञानिक विधियों द्वारा जिसका निरीक्षण किया जा सके या मात्रात्मक परीक्षण किया जा सके। इसके लिए यदि बात करें तो प्रत्यक्षवाद अनुभवजन्य साक्ष्य और मापन पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण साफ साफ रूप से ऊपर कह चुके हैं हम कि इंद्रिय और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जांचा परखा जाने वाला दृष्टिकोण है। यह नियंत्रित प्रयोग, सर्वे और आंकड़ों का उपयोग करके शोध करने की बात करता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्षवाद ऐसा क्यों करता है, ऐसा प्रत्यक्षवाद का जो कहना है कि वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए वह क्यों है कि शोध की वस्तुनिष्ठता प्रमाणित हो सके, साथ ही उसका सामान्यीकरण किया जा सके। अब बात करें प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं के बारे में,
तो प्रत्यक्षवाद शोध में सख्त वैज्ञानिक अनुशासन और वस्तुनिष्ठता चाहता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि तटस्थता, अर्थात शोधकर्ता अपने शोध के विषय में अपने व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव ना डाले, जबकि उसके मुख्य समस्या के उसी रूप को उसके समाधान ढूंढने के लिए उसमें उपयोग करे। साथ ही साथ भविष्यवाणी, वेदर रिपोर्ट इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसी आपकी भौगोलिक स्थिति है, उसके डाटा के आधार पर आपकी जलवायु का एक निर्धारण किया जाता है कि कुछ दिनों बाद बारिश होगी या कुछ दिनों बाद इतनी गर्मी होने की संभावना है। यह भविष्यवाणी इसी प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण का एक परिणाम है। अब बात करें गणितीय सटीकता। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण में गणितीय सटीकता होना बहुत आवश्यक है, तभी उसकी जो आपका शोध है उसके सांख्यिकीय मॉडल और परीक्षण के माध्यम से निष्कर्षों की परख हो पाएगी और उसको सत्यापित किया जा सकेगा। अब बात करें उत्तर प्रत्यक्षवाद अर्थात परिष्कृत दृष्टिकोण की। तो साथियों, प्रत्यक्षवाद का ही परिष्कृत रूप अर्थात प्रत्यक्षवाद में जो चीजें गुण और दोष के रूप में ली गई उसका परिष्कार करते हुए जो दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ वह हुआ उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन है। हर निरीक्षण में सीमाएं और संभावित पूर्वाग्रह होते हैं, अर्थात उनका कहना है कि हर व्यक्ति एक ही स्थिति में एक जैसा व्यवहार करे यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति अपने अनुभवजन्य जो उसको अनुभव हो रहा है उसके आधार पर भी व्यवहार करता है, और ये बात प्रत्यक्षवाद भी मानता है। इसलिए प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में ये समानता है कि ये दोनों ही अनुभवजन्य साक्ष्यों को मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्षवाद कहता है कि व्यक्ति उस परिस्थिति में भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना संदर्भ अलग है, अपना संयोग अलग है, अपने मानवीय मूल्य, अपने व्यवहार गुण दोष अलग है, और इसी गुणात्मक डेटा को स्वीकार करके उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण जो है वह शोध करता है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद का यदि तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये दोनों ही सत्य और मान्यताएं समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी जो फोकस है और इनकी जो पद्धति है वह भिन्न है। अर्थात प्रत्यक्षवाद की यदि बात करें तो वो मात्रात्मक रूप से अनुसंधान करने की बात करता है, जो कि वस्तुनिष्ठता सामान्य नियमों की खोज के लिए होता है। और उत्तर प्रत्यक्षवाद की वहीं यदि बात करें तो यह संदर्भात्मक व्याख्या शोध में सीमाओं की स्वीकृति को भी लेता है, और कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक अनुसंधान है, क्योंकि गुणात्मक पद्धतियों की मान्यता उत्तर प्रत्यक्षवाद में दी जाती है। सामान्य शब्दों में कहें तो प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक अनुसंधान है और उत्तर प्रत्यक्षवाद गुणात्मक पद्धतियों का उपयोग करता है। इसके बाद बात करें कि शोध में प्रमाण के स्रोत क्या हैं। भारतीय परंपराओं में ज्ञान विज्ञान की तरह आधुनिक शोध भी प्रमाण के विभिन्न स्रोतों को मानता है। जैसे कि भारतीय परंपरा में बहुत सारे प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, कई सारे दर्शनों में 5, किसी में 4, किसी में 1, किसी में 2 प्रमाण माने गए हैं। तो यहाँ सामान्य रूप से जिन प्रमाणों का उपयोग हम शोध में करते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में लिया जाता है। अनुमान कि किसी स्थिति को देखकर आप अपने तर्क के आधार पर उसका क्या विश्लेषण करते हैं कि किस कारण की वजह से ये परिणाम हुआ होगा, तो ये भी एक प्रमाण के रूप में आपके अनुमान को भी लिया जा सकता है। जैसे कि एक बहुत ही प्राचीन और विख्यात उदाहरण है कि किसी जगह पर अगर घड़े की मिट्टी के निशान है, घड़ा जैसे रखा होता है तो घड़े के जो बेस होता है उसका जब निशान पड़ जाता है उस निशान को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर घड़ा रखा गया होगा। तो ये उस व्यक्ति का अनुमान प्रमाण है। अब बात करें उपमान की, अर्थात कंपैरिजन की। ये एक तुलनात्मक अध्ययन है और ये एक मॉडल बेस्ड तुलना से सत्यापित होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत 2 चीजों की तुलना करके अध्ययन किया जाता है।
इसके बाद बात करें शब्द प्रमाण की, तो किसी विश्वसनीय स्रोत, ये कोई विश्वसनीय व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई विश्वसनीय अभिलेख या कोई किताब या ग्रंथ या साक्ष्य हो सकते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में भारतीय अगर ज्ञान की अगर बात करें तो वेदों को आप शब्द प्रमाण के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद यदि निष्कर्ष के रूप में चले तो आगे बढ़ते हुए शोध का जो भविष्य है वह संतुलित दृष्टिकोण में निहित है। अर्थात हम शोध को यदि मिश्रित प्रत्यक्षवाद की दृष्टि से भी देखें और उत्तर प्रत्यक्षवाद की संदर्भिक व्याख्या की दृष्टि से भी देखें, अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण को मिलाकर यदि शोध किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि शोध अत्यधिक प्रभावी होगा। प्रभावी शोध के लिए कुछ सुझाव हैं दिए हैं हमने यहाँ पर, जो कि है मिश्रित पद्धति का अपनाया जाना। यदि शोध मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों का समर्थन करता है तो वह शोध सत्यापित माना जा सकता है। शोध में पारदर्शिता होनी बहुत आवश्यक है और शोध में शोधकर्ता यह ध्यान दे कि वो इस बात की अनुमति दे कि उसके शोध पर फिर से शोध किया जा सकता है या उसके शोध से उत्पन्न कोई नई समस्या या फिर कोई नए विचार पर शोध किया जा सकता है, अर्थात उसके शोध से भी और नई चीजों का उत्पादन होता रहे। समाज उन्मुख परिणामों के साथ नैतिकता और उपयोगिता को जोड़ें, अर्थात आपका शोध जो है वो समाज की उन्नति के लिए हो, साथ ही साथ उसमें नैतिकता और उसकी उपयोगिता होना बहुत आवश्यक है। प्रमाणों के स्रोतों को स्पष्ट रूप से दस्तावेज करें, अर्थात आपके शोध में आपने किसको प्रमाण माना है, अर्थात किसके आधार पर आपके शोध का निष्कर्ष यह आया, उन प्रमाणों को स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण करना चाहिए। अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो शोध को केवल आंकड़ों तक सीमित न रखें, सामाजिक उपयोगिता, नीति प्रभाव और नैतिकता को भी प्राथमिकता दें। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय अनुसंधान, उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद का दृष्टिकोण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस विषय से रिलेटेड आपका कोई और प्रश्न है या आपका कोई और सुझाव है तो कृपया उसे कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।